हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने अपनी हिस्ट्री स्टार्ट की थी, मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट की थी और उसमें मैंने बताया था कैसे बाहर से विदेशी कंपनियां इंडिया पे आके हावी होना चाहती हैं, वो यहाँ पे ट्रेड करना चाहती हैं। 5 मैंने बताया था आपको, पूरी डिटेल समझाई थी कैसे कैसे वो इंडिया की तरफ आए और क्यों आए, उनका मेन मकसद क्या था। क्योंकि उनकी कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, उन्हें रॉ मटेरियल चाहिए था और रॉ मटेरियल सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, इंडिया से मिलता था। इसलिए वो सारे क्या है, इंडिया पे आए और यहाँ पे अपना ट्रेड करना चाहते थे, जिसकी वजह से क्या है, यहाँ से कच्चा माल ले जाके वो अपने देश में फैक्ट्रियों में बनाते और वहां पे अच्छे से पैसा कमाते। तो इंडिया पे 5 विदेशी कंपनियां आई थी, पांचों पहले अभी इस टाइम पे क्या है, आपस में लड़ी झगड़ी और लास्ट में ये सबसे, इन पांचों में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन कहलाया, BEIC। BEIC इनमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सबसे ज्यादा पावरफुल रही। इसने बाकी जो 4 कंपनियां थी उनको हरा दिया और इस टाइम पे ये आपस में लड़ रही है। ये अभी इस वजह से नहीं लड़ रही है कि हमें इंडिया पे राज करना है, ये सिर्फ इसलिए लड़ रही हैं क्योंकि ये चाहती हैं कि हम इंडिया पे ट्रेड करें सबसे ज्यादा, क्योंकि इंडिया में पैसा बहुत ज्यादा था, बहुत रिच था इंडिया। और ये अंदर इन पे राज करने की क्यों नहीं सोच रही, क्योंकि इस टाइम पे जो दिल्ली में हमारे बादशाह बैठे हैं वो मुगल हैं, यहाँ पे मुगलों का राज चल रहा है। आपको याद है मैंने लास्ट 2 वीडियो में बताया था कि सबसे पहला जो अंग्रेज था वो कब आया था, वो अकबर के टाइम में आया था, लेकिन अकबर ने क्या उसे वापस भेज दिया था और इंडिया में ट्रेड करने की परमिशन नहीं दी थी। उसके बाद एक और अंग्रेज तैयारी करके आया था अकबर को इम्प्रेस करने के लिए, लेकिन वो जब आया, अकबर की डेथ हो चुकी थी। अकबर का बेटा उस टाइम पे जो जहांगीर था वो गद्दी पे बैठा था, लेकिन जहांगीर ने भी क्या है, इन्हें ट्रेड करने की परमिशन नहीं दी थी, 4 साल की मनसबदारी दे दी थी। उसके बाद ये अंग्रेजों के बाद अंग्रेज बारी बारी आते रहे और कोशिश करते रहे। फिर ये पांचों कंपनियां आपस में लड़ी और जब दिल्ली में जो हमारे बादशाह बैठे थे उन्हें भी ये लग गया कि अंग्रेजों में कुछ तो बात है जो इन्होंने बाकी 4 कंपनी को हरा दिया है। तो जहांगीर के बाद जब शाहजहां आया उसने इनको क्या है, ट्रेड करने की परमिशन दे दी थी। अब ये जब आए हैं, तो अंग्रेज जब आए हैं तो ये अपना जो काम धंधा चला रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अपने एक परमानेंट जगह भी तो बनाएंगे कि यहाँ बैठ के हम अपना ट्रेड करेंगे या सामान लाएंगे फैक्ट्री में बनाएंगे। तो इन्होंने ना एक यहाँ पे मद्रास में यहाँ पे एक बंजर जमीन पड़ी थी, किसी छोटा मोटा राजा था कोई यहाँ पे, उससे बात की कि भाई आपकी ये जमीन बंजर जमीन पड़ी है मद्रास में, आप हमें इसे लीज पे या पट्टे पे दे दो, हम इसके बदले में आपको टैक्स दे दिया करेंगे और अब हम ना अपना थोड़ा छोटी मोटी कंपनी यहाँ बना लेंगे, फैक्ट्री बना लेंगे जिसमें हम अपना सामान रख सके। तो उस राजा को क्या है, लालच आ गया और उसने सोचा इस पे जमीन पे ना मेरी खेती होती है ना ये किसी काम की है, बंजर जमीन है, मैं इन्हें दे देता हूँ, बदले में मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे। तो उसने क्या किया, यहाँ पे मद्रास में उन्होंने एक जमीन ले ली और इस पे अपना छोटा मोटा सा टीन डाल के, छप्पर डाल के यहाँ पे रहने लग गया, अपनी कंपनी टाइप बना ली। दूसरी इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे तो हमारे क्या है, बादशाह बैठे हैं, जहांगीर शाहजहां के बाद क्या आया था, औरंगजेब आया था। तो औरंगजेब तो बहुत कट्टर था, बहुत कट्टर मानते थे। अंग्रेज भी क्या है, अंग्रेज भी औरंगजेब से बहुत ज्यादा डरते थे। अंग्रेजों ने यहाँ पे काम करना स्टार्ट किया, एक अपना यहाँ पे बना लिया किले टाइप छोटा मोटा, सेंट जॉर्ज इसका नाम था, और दूसरा कहाँ बनाया, यहाँ पे बंगाल के आसपास। ये दिल्ली हमारी, मैं हटा देती हूँ, जो आज का बंगाल है, उस टाइम पे बंगाल का मतलब है, आज तो हमारा क्या है, आज हम बंगाल बोलते हैं, लेकिन उस टाइम का बंगाल जो था, जिस टाइम की मैं बात कर रही हूँ, आज का जो हमारा बंगाल है पूरा वो वेस्ट बंगाल है, और उसके बाद बिहार और उड़ीसा, ये सारा का सारा उस टाइम पे किस में आता था, बिहार उड़ीसा और इधर वेस्ट बंगाल के आसपास सारा एरिया क्या कहलाता था, ये बंगाल कहलाता था। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिच एरिया था, ये सबसे ज़्यादा पूरी इंडिया में सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ पे होता था। यहाँ पे भी क्या है, क्योंकि यहाँ पैसा बहुत था इसलिए अंग्रेज ट्रेड कहाँ करते थे, यहाँ भी अपना व्यापार करते थे। और उन्होंने यहाँ पे भी जमीन लेके पट्टे पे और एक किला यहाँ भी बना रखा था, इसका नाम था फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम इस किले का नाम था। तो अंग्रेजों के 2 ठिकाने हैं, सबसे पहला उन्होंने बनाया था मद्रास में और फिर बनाया था यहाँ पे। अब अंग्रेज यहाँ पे अच्छा खासा अपना व्यापार कर रहे हैं, जस्ट वो ये नहीं सोच रहे कि हमें इंडिया पे राज करना है, वो यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। बदले में क्या दे रहे हैं, हमारा जो दिल्ली में राजा बैठा है बदले में इनसे क्या ले रहा है, टैक्स ले रहा है। ये काम करते हैं यहाँ पे, रॉ मटेरियल लेते हैं, सामान बनाते हैं, इंडिया की मार्केट में बेचते हैं, कुछ अपने विदेश में भेजते हैं, लेकिन बदले में हमारे राजा को क्या दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं। इससे क्या है, हमारी इनकम भी बढ़ रही है, हमारे राजा की इनकम भी बढ़ रही है। उसके बाद 1707 में, क्योंकि औरंगजेब बहुत कट्टर था,
और इससे बहुत ज़्यादा डरते थे। 1707 में क्या हो जाता है, औरंगजेब की डेथ हो जाती है। औरंगजेब की डेथ होने के बाद औरंगजेब मर गया है, लेकिन उसके नाम का डर आज भी है अंग्रेजों को। अंग्रेज क्योंकि अच्छी तरह से जानते हैं अगर हमने कुछ भी गड़बड़ की तो औरंगजेब हमें मरवा देगा। इस बात से अंग्रेज बहुत ज़्यादा डरते थे। और जब औरंगजेब के मरने के बाद इसका अगला राजा बना, औरंगजेब के मरने के बाद राजा बना बहादुर शाह। उसका नाम क्या था, बहादुर शाह। ये ज्यादा आगे औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल आएंगे वो बिल्कुल भी पावरफुल नहीं है, उनमें कोई ताकत नहीं है और ना वो कुछ कर सकते हैं। लेकिन इस बात का किसी को नहीं पता है, ना इंडिया को पता है कि ये औरंगजेब जितने, अकबर जितने पावरफुल है, ना अंग्रेजों को इस बात का थोड़ा सा भी अंदाजा है कि ये इतने पावरफुल नहीं है जितने अकबर, शाहजहां और ये औरंगजेब हुआ करते थे। लेकिन इनके नाम से बस ये चल रहे हैं। बहादुर शाह के बाद एक जहांदार शाह, एक और राजा आता है, और उसके बाद 1713 आ जाता है। 1713 से 1719 के बीच में एक राजा बनता है मुगल। तीसरे नंबर का मुगल है ये औरंगजेब के बाद। सेकंड नंबर पे आता है जहांदार शाह, जहांदार शाह। अब ये आता है फर्रुख सियार, फर्रुख सियार। ये राजा बनता है, सम्राट बनता है दिल्ली का। ये गद्दी पे बैठता है। एक बार क्या होता है, ये बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है। बहुत ज्यादा बीमार होने की वजह से इस पे ना जो इंडिया के वैद्य थे या इनके जो हकीम थे वो बिल्कुल ही हाथ खड़ा कर देते हैं कि हम इसे फर्रुख सियार को नहीं बचा सकते। तो ये बहुत बीमार हो जाता है। तो अंग्रेज तो इस टाइम पे इंडिया में है, तो अंग्रेज आते हैं अपना डॉक्टर लेके और फर्रुख सियार को क्या कर देते हैं, ऐसी मेडिसिन देते हैं, फर्रुख सियार ठीक हो जाता है। फर्रुख सियार ठीक होने की खुशी में ये जो खुशी में क्या करता है, ये अंग्रेजों को बोलता है कि तुम यहाँ पे जो बंगाल में ट्रेड करते हो, अब ट्रेड करते थे तो ये बदले में क्या देते थे, राजा को अच्छा खासा टैक्स देते थे, अपना ट्रेड यहाँ करते थे। तो फर्रुख सियार ने क्या बोला कि बंगाल में, इतने बड़े बंगाल में जो तुम टैक्स करते हो, मैं तुम्हें टैक्स फ्री करता हूँ, तुम यहाँ पे ट्रेड करो, लेकिन मैं बदले में एक भी रुपया तुमसे नहीं लूंगा। तो ये सबसे बड़ी जो गलती है फर्रुख सियार की। फर्रुख सियार ने, क्योंकि इसकी बीमारी ठीक हो गई, खुश हो गए, ये इन्हें बोल दिया कि यहाँ पे क्या करो, तुम टैक्स फ्री ट्रेड करो। इससे क्या होगा, इससे ये फर्रुख सियार की सबसे बड़ी गलती होगी हमारे पूरे इंडिया के लिए, और खुद इसके लिए भी ये सबसे बड़ी गलती होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, पूरे इंडिया गुलाम बनने के कगार पे आ जाएगा। अब इसने क्या है, टैक्स फ्री कर दिया। अब जो पैसा इतने बड़े एरिया पे जब अंग्रेज टैक्स देते थे, ट्रेड करते थे तो टैक्स देते थे, तो जो पैसा यहाँ राजा के पास आता था, अब जो पैसा राजा को देना पड़ता था अंग्रेजों के पास क्या है, वो पैसा बचने लग गया। तो इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, अपना हथियार बनाना शुरू कर दिए, तोप बनाने शुरू कर दिए, अपनी सेना रखनी शुरू कर दी, क्योंकि इनके पास क्या है, जो इतना मोटा भारी टैक्स देना पड़ता था वो तो बच गया ना इनके पास। तो इन्होंने क्या है, अपना काम करना शुरू कर दिया। और यहाँ पे क्या है, पक्का जो इनका छोटा मोटा छप्पर टाइप इन्होंने डाल रखा था, यहाँ पे इन्होंने किला बनाना स्टार्ट कर दिया। अब क्योंकि देखो इस टाइम तो औरंगजेब को मरे हुए काफी टाइम हो गया है। इसे आगे चलते चलते 1739 में एक इनका आगे राजा बना जिसका नाम है मोहम्मद शाह। उसे रंगीला बोलते थे, वो रंगीला टाइप का था, वो हमेशा दारू पी के नाच गाने में इनमें ही रहता था। उसे कोई मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं है, क्योंकि औरंगजेब ने पैसा खूब प्रॉपर्टी बना रखी थी, अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने खूब सारी प्रॉपर्टी बनाई थी। ये आके क्या कर रहे थे, ये जस्ट राज कर रहे थे, उनपे ये बिल्कुल भी किसी काम के नहीं थे। तो 1739 में एक बाहर से एक विदेशी आता है, नादिर शाह जिसका नाम था, नादिर शाह। ये कहाँ से आया, ये ईरान से आया था। ईरान में बिल्कुल भूखमरी थी। इसने सोचा कि कहाँ पे जाऊं कि हमारी भूखमरी दूर हो जाए। तो इसने साइड में देखा आसपास कि भाई इंडिया है, इंडिया बहुत रिच है, तो चलो इंडिया चलते हैं, वहाँ पे अटैक करते हैं, कुछ लूट खसोट लाएंगे, हमारा काम अच्छा चल जाएगा। तो नादिर शाह आया अपनी सेना लेके 1739 में। इस टाइम पे देखो फर्रुख सियार क्या करके जा चुका है, गलती करके जा चुका है, वो टैक्स फ्री करके जा चुका है अंग्रेजों का। जिसके पास क्या है, अंग्रेजों के पास पैसा बहुत है और ये अपनी सेना और ये हथियार वगैरह बना चुके हैं अब अपने। अब क्या है, नादिर शाह है, नादिर शाह अटैक करने के लिए आया। मोहम्मद शाह रंगीला अपना नशे में धुत है, उसे कोई मतलब नहीं है कि एक विदेशी आया है। और ये नादिर शाह सिर्फ इंडिया में नहीं आया, ये दिल्ली तक चला गया। और दिल्ली में शाहजहां जब था तो उसने एक तख्ते ताउस बनवाया था, तख्ते ताउस, जिसपे बैठ के सारे राजा बैठते थे। राज सिंहासन मतलब बोलते हैं उसका, क्या है, तख्ते ताउस बोलते हैं। और जो कोहिनूर हीरा है, कोहिनूर हीरा इंडिया के तेलंगाना की खदानों से मिला था। और जो कोहिनूर हीरा है वो कोहिनूर हीरा और 20 लाख रुपए। नादिर शाह आया, दिल्ली पे अटैक किया और ये तीनों चीजें उठा के ले गया। और मोहम्मद शाह रंगीला जो हमारा मुगल बादशाह था, उसने कुछ भी नहीं किया। ये आए चुपचाप और अपना नादिर शाह इतना सारा सामान लेके और दिल्ली से लेके चला गया।
तब इनके दिमाग में जो अंग्रेज थे ये भी तो देख रहे थे कि अंग्रेजों के दिमाग में भी ये बात खटकी कि जितना औरंगजेब पावरफुल था, अब इसके जो ये बच्चे हैं ये बिल्कुल भी पावरफुल नहीं है। एक छोटा सा आदमी नादिर शाह, बाहर का विदेशी कोई आया और अटैक करके इतना सब कुछ इनके घर से उठा के ले गया और इन्होंने कुछ भी नहीं कर पाए। तो इसका मतलब ये है कि अब ये पावरफुल नहीं है। ये बात किसके दिमाग में आ चुकी है? अब अंग्रेजों के दिमाग में आ चुकी है। अब अंग्रेज ये बात समझ चुके हैं कि ये पावरफुल नहीं है, तो वो सोचेंगे कि अगर ये पावरफुल नहीं है तो क्यों ना हम इन पे अटैक करके अब इंडिया पे राज करना शुरू कर दें। अब राज करना शुरू कर दे तो अब ये देखो, अब यहाँ पे औरंगजेब था, औरंगजेब जब जिंदा था, औरंगजेब तो दिल्ली में बैठा है। अब ये बंगाल तो बहुत दूर है ना, दिल्ली से आज भी बंगाल देखो काफी दूर पड़ता है। तो ये प्रॉपर्टी तो औरंगजेब की थी। तो औरंगजेब ने क्या सोचा, खुद तो जा नहीं सकता था, तो यहाँ पे वो सामंत वगैरह बिठा देते थे कि यहाँ से टैक्स कलेक्ट करके तुम हमारे पास भिजवा दो। अब यहाँ पे जब औरंगजेब जिंदा था, औरंगजेब ने एक आदमी बिठा रखा था, मुर्शीद कुली खान, जिसका नाम क्या था? मुर्शीद कुली खान। ये यहाँ का काम संभालता था सारा, मुर्शीद कुली खान। अब ये चल रहा है मुर्शीद कुली का, औरंगजेब, अब औरंगजेब मर चुका है तो मुर्शीद कुली खान भी तो मिलेगा। मुर्शीद कुली खान का कोई भी बेटा नहीं था, इसका एक दामाद था जो बहुत लायक था, बहुत अच्छा था। तो इसने इसको अपने दामाद को यहाँ का क्या है सामंत बिठा दिया मुर्शीद कुली खान ने। दामाद की भी डेथ होगी। एक आदमी था अली वर्दी खान, उसने क्या किया, इस दामाद को मार दिया। अली वर्दी खान ने किसको कर दिया? मुर्शीद कुली खान के जो दामाद था इसको मार दिया। अली वर्दी खान का भी कोई बेटा नहीं था, इसने यहाँ पे राज किया। अभी ये जस्ट ऐसे नहीं है कि खुद राजा बन गए यहाँ के, ये यहाँ पे के सामंत बन के बैठे हैं, यहाँ से टैक्स लेते हैं, कलेक्ट करते हैं। और चाहे ये बेशक ही कैसे निकम्मे राजा हैं, दिल्ली के जो मुगल बादशाह हैं, ये इनके पास टैक्स पहुंचा रहे हैं। अब अली वर्दी खान जब यहाँ का राजा बना तो इसने सोचा कि अब औरंगजेब तो है नहीं यहाँ पे, कि जिसका डर था जब वही नहीं है, तो क्यों ना ये सारी जो जितना भी पैसा यहाँ से मिलता है मैं मुगल बादशाह को ना देके मैं अपने पास ही ना रख लूँ। तो इनके दिमाग में ये बात आ चुकी है अली वर्दी खान के। अब अली वर्दी खान की 3 बेटियां हैं, अली वर्दी खान का भी कोई बेटा नहीं है, इसकी 3 बेटियां हैं और तीनों बेटियों के ना बच्चे हैं। इसकी अली वर्दी खान की जो सबसे छोटी बेटी है, इसका एक बेटा है, ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही लायक है। तो अली वर्दी खान अपनी तीनों बेटियों की सबसे छोटी बेटी के बेटे को यहाँ का क्या है सामंत बना देता है, जिसका नाम क्या है? सिराजुद्दौला बन जाता है। अब अंग्रेज जब यहाँ पे टैक्स फ्री व्यापार कर रहे हैं तो सिराजुद्दौला क्या है, यहाँ का सारा केयर टेकर है बंगाल का। तो इन्होंने क्या कर दिया, जब ये टैक्स फ्री हुआ, इनके पास सब कुछ हो गया, तो अब इस सिराजुद्दौला अपनी प्रॉपर्टी बंगाल को समझ रहा है। तो इसने क्या किया, अंग्रेजों को बोला कि तुम निकलो यहाँ से, तुम बाहर के आए हुए, तुम यहाँ पे क्यों अपना राजकाज जमा के बैठे हो। तो सिराजुद्दौला ने किससे पंगा लेना शुरू कर दिया? BEIC से लेना शुरू कर दिया। और इसने क्यों लिया? अब ऐसे ही आपस में थोड़ी लड़ेंगे। तो इसने जो छोटी सी छप्पर टाइप जो अपनी कंपनी बना रखी थी, जो फैक्ट्री बना रखी थी, अंग्रेजों ने क्या किया, इसको पक्का बनाना शुरू कर दिया, यहाँ पे किला बनाना शुरू कर दिया। तो सिराजुद्दौला को ये बात खटकी, उसने बोला कि तुम तो सिर्फ ट्रेड करने के लिए यहाँ थे, यहाँ तुम्हें अपना किला बनाने की क्या जरूरत है। तो इस बात पे क्या है, इन दोनों की बहसबाजी होगी और बहस इतनी बढ़ गई तो फिर क्या होना था, लड़ाई होनी थी। तो ये दोनों सेनाएं, सिराजुद्दौला की सेना और अंग्रेज तो क्या थे, सिर्फ थोड़े से 3000 थे। एक तरफ अंग्रेज हैं और एक तरफ क्या है, सिराजुद्दौला, हमारे इंडिया का जो यहाँ का बंगाल का जो सामंत है वो। इसमें क्या है, इसके पास 70,000 की सेना थी, 70,000 या 50,000 की सेना थी सिराजुद्दौला के पास। और इनके पास क्या थे, अंग्रेजों के पास सिर्फ 3000 सैनिक थे। अंग्रेजों की अभी कोई फौज थोड़ी है, अभी ये इतने पावरफुल नहीं हुए हैं। ये भी 3000 क्या है, ये तो सिर्फ 210 आदमी ही तो ट्रेड करने के लिए आए थे। तो 3000 आदमी अगर ये हाथों से भी लड़ते ना बिना हथियार के, तो भी क्या है, 50,000 या 70,000 आदमी के लिए 3000 आदमी हराना कोई बड़ी बात नहीं है। तो 1757 आ चुका है, अब जब ये सब कुछ हो चुका है। ये 1757 की बात मैं बता रही हूँ, औरंगजेब के मरे हुए 50 साल हो गए हैं। 50 साल 1707 से 1757 तक 50 साल सिर्फ किसके नाम का डर था, औरंगजेब के नाम का डर था। लेकिन अब वो डर कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है और अब क्या है, सिराजुद्दौला एक तरफ है और ये क्या है, अंग्रेज एक तरफ है, ये लड़ने के लिए आ गए। और ये इसको बोला जाता है हमारे इतिहास में 1757 की ये बात बता रही हूँ मैं, जो ये लड़ाई हो रही है 1757 में, ये है प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध का रीजन पता लग गया होगा क्या है, लेकिन रियलिटी ये है, इसे बोला जाता है प्लासी का युद्ध, लेकिन एक्चुअल में ये लड़ाई हुई ही नहीं। जब ये दोनों सेनाएं आसपास आई तो जो सिराजुद्दौला था, जो यहाँ का अब अपने आप को राजा समझता था, इसके अंडर इसका एक सेनापति था। देखो एक राजा होता है, राजा का सेनापति होता है ना, सेना तो सारी कौन देखता है, सेनापति।
इसके सेनापति का नाम था मीर जाफर। मीर जाफर। और हमारी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा गद्दार आदमी कौन है? मीर जाफर है। इसकी यहाँ पे भी जो गद्दारी करेगा, एक गलती फर्रुखसियार कर चुका है यहाँ का टैक्स फ्री करके अंग्रेजों का, दूसरी सबसे बड़ी गलती कौन कर रहा है? मीर जाफर करेगा, ये गद्दारी करेगा। मीर जाफर ने क्या किया, सारी सेना जो इसके अंडर थी, राजा की जो सेना थी सिराजुद्दौला की, उसको बोल दिया कि जब भी लड़ाई, अब हम जब लड़ाई में जाएंगे, ये अंग्रेजों के हाथों बिक गया। अंग्रेजों ने इससे क्या बोला कि अगर तुम सिराजुद्दौला को मार दोगे और तुम्हारी सेना अगर युद्ध नहीं करेगी तो हम तुझे कहाँ का, यहाँ का राजा बना देंगे। तो इस लालच में मीर जाफर ने क्या किया, सारी सेना को अपने अंडर ले लिया और इन्हें इंस्ट्रक्शन दी कि जब लड़ाई होगी तो तुम लड़ने के लिए नहीं जाओगे। तो जब ये आमने सामने खड़े, यहाँ 70,000 आदमी खड़े, यहाँ सिर्फ 3,000 आदमी खड़े हैं। जब सिराजुद्दौला राजा सबसे आगे खड़ा होता है, सिराजुद्दौला ने जब बोला कि आक्रमण, तो है सेना का एक भी आदमी नहीं हिला अटैक करने के लिए। इसने फिर पीछे देखा, दोबारा बोला कि आक्रमण, लेकिन उसके बाद भी क्या है, सेना आगे नहीं बढ़ी। तो फिर इसने मीर जाफर सेनापति की तरफ देखा, तो मीर जाफर के चेहरे पे ना एक कुटिल जो होती है, गद्दारी की जो मुस्कान थी वो थी। तो सिराजुद्दौला समझ गया कि इसने क्या किया है, गद्दारी की, और ये अंग्रेजों के हाथ बिक चुका है और अब मेरी सेना लड़ाई नहीं करेगी। तो यहाँ पे राजा खड़ा है, राजा के आसपास ना लड़ाई में उसके जो बहुत बढ़िया जो ट्रस्टफुल आदमी होते हैं वो खड़े रहते हैं। तो इन आदमियों ने देखा कि क्या है, अब यहाँ पे गद्दारी कर दी है मीर जाफर ने, तो वो इसको सिराजुद्दौला को लेके कहाँ चले गए, महल की तरफ ये भागे। तो यहाँ से सिराजुद्दौला भाग जाता है और इसके साथ इसके जो पावरफुल ट्रस्टफुल जो बहुत भरोसेमंद आदमी थे वो भी इसके साथ चले जाते हैं। मीर जाफर ने महल में, अब ये भाग के कहाँ जाएगा, अपने महल ही तो जाएगा। तो मीर जाफर का एक बेटा था, मीर जाफर ने क्या कह रखा था कि जैसे ही वो सिराजुद्दौला युद्ध भूमि से आएगा, या तो हम उसे वहीं पे मार देंगे, अगर वो घर में एंटर करता है तो घर में एंटर करते ही दरवाजे के पीछे उसने अपना बेटा खड़ा कर रखा था मीर जाफर ने, और जैसे ही इसने एंट्री की तो पीछे से सिराजुद्दौला की गर्दन को किसने काट दिया, मीर जाफर के बेटे ने काट दिया। तो यहाँ से सिराजुद्दौला की क्या है, मौत हो गई। ये लड़ाई जो हमारे इतिहास में प्लासी के युद्ध के नाम से जानी जाती है, ये लड़ाई कभी हुई ही नहीं थी। ये तो क्या था, बिना लड़ाई के ही इसका नाम क्या पड़ गया, प्लासी की लड़ाई। और ये किसकी वजह से हारे, ये मीर जाफर जो हमारा गद्दार था इसकी वजह से हार गए। मीर जाफर की गद्दारी से क्या है, सिराजुद्दौला की डेथ हो जाती है। उसके बाद अब क्योंकि इसे लालच दे रखा था, अब मीर जाफर को क्या कर दिया, यहाँ का हेड बना दिया। अब यहाँ का हेड बना दिया है तो जो अंग्रेज थे, छोटी मोटी जो दरबार भी था ना, जो नौकर भी था अंग्रेजों का, वो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे जाता मीर जाफर के पास और इससे पैसे लेके आता। तो ये क्या है, मीर जाफर बैठ तो गया, बैठा किस लालच में था कि मेरे पास पैसा बहुत आएगा, लेकिन पैसा कहाँ आना था, जो अंग्रेज थे, BEIC के जो नौकर भी थे ना, उनके घरों में काम करते थे, छोटे से छोटा सैनिक भी जो भर्ती था उनकी सेना में, अंग्रेजों की सेना में, वो भी मीर जाफर के पास आता और इससे पैसे लेके जाता कि भाई पैसे दे। अगर ये ना दे तो क्या है, ये सीधा बोलते थे कि हमने तुझे यहाँ पे बिठा रखा है। तो क्या है, ये मीर जाफर भी इससे बहुत परेशान आ चुका है। तो मीर जाफर ने क्या काम किया, इसने मना करना शुरू कर दिया कि मैं पैसे नहीं दूंगा, मैं बहुत पैसे दे चुका हूँ। अब मीर जाफर जब मना करने लगा, क्योंकि मीर जाफर को यहाँ का सिंहासन किसने दिया था, अंग्रेजों ने दिया था। किस लिए दिया था कि भाई तुम यहाँ से हमें पैसा देते रहो। तो मीर जाफर ने जब मना किया तो अंग्रेजों ने क्या किया, इसको यहाँ से हटा दिया और किसको बना दिया, यहाँ पे दोबारा बैठा दिया मीर कासिम नाम के आदमी को। मीर कासिम, मीर जाफर के बाद अब कौन आ गया है, मीर कासिम। मीर कासिम जो है मीर जाफर से थोड़ा सा समझदार आदमी था। मीर कासिम जो है कुछ अच्छा काम करेगा, और इसने मीर कासिम ने सबसे पहले आते ही क्या किया, क्योंकि इसे पता था मीर कासिम को कि मीर जाफर से छोटा सैनिक भी क्या है, हर तीसरे दिन यहाँ से पैसा मांगने के लिए आ जाता है। तो इसने क्या किया, इसकी जो राजधानी थी, इसने यहाँ से 100 किलोमीटर दूर आके बैठ गया। ये अपना महल जहाँ पे ये राजा बैठता था उससे 100 किलोमीटर दूर आ गया। अब अंग्रेज 100 किलोमीटर और आगे आने में ना थोड़ा सोचेगा, 100 किलोमीटर रोज कौन जाए कौन आए। तो इससे क्या है, ये यहाँ पे आ गया। जब यहाँ पे आया तो इसने देखा जो फर्रुखसियार गलती करके जा चुका है 1713 में। अब ये कब की बात हो चुकी है, ये 1757 के बाद की बात कर रही हूँ मैं। और 1713 से 1719 में यहाँ पे क्या है, टैक्स फ्री हो चुका है अंग्रेजों का। टैक्स फ्री होने से हमारा क्या नुकसान है, अब देखो, अगर टैक्स फ्री है इस एरिया में, अंग्रेज भी अपना माल लेके आते हैं और इंडिया में जो सामान बनता है वो भी यहाँ बिकता है। अब एक तरफ है इंडिया का सामान मार्केट में, और दूसरी तरफ क्या है, BEIC का। BEIC को क्योंकि कोई टैक्स नहीं देना, तो इनका सामान क्या है, बहुत ही सस्ता है, क्योंकि इन्हें टैक्स ही नहीं देना। और इंडिया के लोगों को वहाँ पे टैक्स देना है राजा को, तो इससे क्या है, इंडिया का सामान महंगा बहुत ज़्यादा है। अब मार्केट में कपड़ा है, इंडिया के कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी है, इनकी क्वालिटी बिल्कुल घटिया है। लेकिन क्या है,
ये इंडिया का सामान, ये कपड़ा बहुत महंगा है और ये बहुत सस्ता है, तो लोग क्या करेंगे, इस सस्ते सामान को खरीदेंगे। आज भी देख लो, आज भी हम मार्केट में जाते हैं तो सस्ते से सस्ता सामान खरीदते हैं। क्यों बोलते हैं कि चाइना का बहिष्कार करो, मेड इन इंडिया वाला सामान खरीदो? वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि किसी भी देश को अगर बर्बाद करना हो ना, तो सबसे बेस्ट तरीका उसका क्या होता है कि उस देश के जो मार्केट होता है उसको कैप्चर कर लेना चाहिए। तो यहाँ भी यही हो रहा था। इंडिया का सामान क्या है, बिक ही नहीं रहा था, और जो अंग्रेजों का सामान था वो बहुत सस्ता था, तो लोग इसे खरीद रहे थे। अब इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे इंडिया पे? इससे ये होगा, अब देखो जिस कंपनी में कपड़ा बन रहा है वहाँ वर्कर भी हैं, तो वो काम कर रहे हैं, उनको सैलरी भी देनी पड़ेगी और कपड़ा बनाने के लिए रॉ मटेरियल भी आएगा। रॉ मटेरियल आएगा तो उसके लिए भी पैसा चाहिए, और जब ये बनेगा वर्कर को सैलरी देंगे, इस रॉ मटेरियल को फैक्ट्री में बनाएंगे, जो मेहनत होगी, और फिर मार्केट में आएगा, और मार्केट में आ रहा है तो टैक्स लग रहा है। तो जहाँ पे ये 50 रुपए का है और वहीं पे ये क्या है, 100 रुपए का पड़ रहा है, ठीक है, तो लोग इसको खरीदेंगे, 100 रुपए वाला नहीं खरीदेंगे। जब इसे नहीं खरीदेंगे, मार्केट में ये कपड़ा रखा है, ये बिक ही नहीं रहा है, जब बदले में पैसा आ ही नहीं रहा है, जो कंपनी का मालिक है इंडिया का वो पैसे लगा रहा है और बदले में उसे पैसे जा ही नहीं रहे, जब पैसा माल बिक ही नहीं रहा है, पैसे ही नहीं आएंगे, तो ये वर्करों को सैलरी कैसे देगा, कच्चा सामान कैसे खरीद के लाएगा? तो क्या है, एक टाइम आने पे, कुछ टाइम के बाद तो ये क्या है, अपनी फैक्ट्री को बंद कर देगा। फिर मार्केट में क्या बचेगा, सिर्फ एक ये कंपनी बचेगी। और जब आसपास के सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई और सिर्फ एक ही कंपनी मार्केट में है, फिर 50 की बजाय अगर ये 500 का सामान भी कर देगा तो भी क्या है, हमें ये चीज़ खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास आसपास जो दूसरे ऑप्शन थे वो है ही। यही काम इस टाइम पे क्या हो रहा था, फर्रुखसियार ने जब इनका टैक्स फ्री कर दिया तो इसकी वजह से इनका माल सस्ता हो गया और इंडिया का माल महंगा हो गया, जिसकी वजह से इंडिया वालों ने सामान बनाना धीरे धीरे बंद कर दिया, क्योंकि क्या है, उनका खर्चा नहीं निकल पाता था। और इनका सामान क्या है, इनकी मार्केट यहाँ पे बहुत डेवलप हो गई। एक, इन्हें टैक्स नहीं देना, दूसरा यहाँ इंडिया का मार्केट ठप कर दिया इन्होंने, अपना सामान ज़्यादा बेचने लग गए। इससे क्या है, इनकी डबल इनकम हो गई यहाँ पे। अब इसने बोला, मीर कासिम जो था, मीर कासिम ने समझदारी से काम लिया, उसने बोला कि तुम यहाँ पे जो टैक्स फ्री ट्रेड करते हो ना, मैं तुम पे 9% का टैक्स लगाऊंगा। तो अंग्रेजों ने बोला कि हमने तुझे यहाँ बिठाया है इस गद्दी पे और तू हम पे टैक्स लगाएगा, हम तो नहीं दे रहे। तो मीर कासिम ने सोचा कि अंग्रेजों से पंगा लेने से कोई फायदा नहीं है, ना ये मेरी बात मानेंगे और ना मैं इनसे लड़ सकता। तो उसने बोल दिया कि ठीक है, तुम्हें अगर टैक्स नहीं देना मत दो, तो मैं क्या करूँगा, मैं इंडिया का टैक्स फ्री कर दूंगा, जो इंडिया का पे यहाँ पे टैक्स लगता है ना, मैं उसको फ्री कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, इससे अंग्रेज और चिढ़ गए। अंग्रेजों को अच्छे से पता था कि हमारी क्वालिटी जो है सामान की वो बहुत घटिया है और इंडिया की क्वालिटी बहुत अच्छी है सामान की। अगर इंडिया के सामान पे से अगर टैक्स हट गया तो सारी दुनिया किसका सामान खरीदेगी, इंडिया वालों का सामान खरीदेगी, जिसकी वजह से क्या है, हमारा मार्केट दोबारा, हमारा ट्रेड क्या है, ठप हो जाएगा। इससे क्या है, इन्होंने मीर कासिम से लड़ाई करके मीर कासिम को हटा दिया, यहाँ से भगा दिया। मीर कासिम जैसे तैसे अपनी जान बचा के यहाँ से भाग गया और दोबारा किसको बिठा दिया, यहाँ पे मीर जाफर को बिठा दिया। अब इससे आगे जो होगी स्टोरी, वो प्लासी की लड़ाई हो चुकी है। इससे आगे जब मीर कासिम यहाँ से अपनी जान बचा के भागा है, उसके बाद उसका बचना क्या है, बक्सर की लड़ाई को प्रमोट करेगा। वो जाके बक्सर की लड़ाई, जो आगे एक लड़ाई की तैयारी करेगा, प्लानिंग करेगा 2-3 राजाओं के साथ मिलके, और जब वो तीनों राजा मिलकर लड़ेंगे अंग्रेजों के साथ, वो होगी बक्सर की लड़ाई। वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये प्लासी की लड़ाई आई हो, आपके समझ में आ गई हो इसका क्या बेस था, क्यों लड़ाई हुई, और लड़ाई तो हुई ही नहीं एक्चुअल में, सिर्फ क्या थी, ये सिर्फ आमने सामने सेनाएं खड़ी थी, लड़ाई हुई ही नहीं, लेकिन फिर भी हमारे हिस्ट्री में इसे क्या बोला जाता है, प्लासी की लड़ाई बोला जाता है। और इस टाइम पे जब प्लासी की लड़ाई हो रही थी, ये सारा काम हो रहा था, तो अंग्रेजों के, इंडिया के राजा तो मैंने बता दिए कौन कौन थे, कौन कौन राजा थे जो इसकी तरफ से लड़ रहे थे, इंडिया की तरफ से। लेकिन जो अंग्रेजों का जो था, अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव एक अंग्रेज था, ये सारा काम देख रहा था, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में हम बक्सर की लड़ाई के बारे में पढ़ेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।